हमारे मुल्कों से जो भी आता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से, उनको आइल्स देना ही देना पड़ता है। सो इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन यूएसए तो फिर आपको इन बातों का लाजमी ख्याल करना है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करना आसान है या डिफ़िकल्ट, इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मेरी ख्वाहिश है मैं अमेरिका जाके पढूँ या मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि मैं अमेरिका जाके वो जो है तालीम हासिल करूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट टू। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्लस इंफॉर्मेटिव है। ये व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं और स्पेशली यूएसए में पढ़ना चाहते हैं। सो ये व्लॉग जो है वो मेरा उनके लिए है। स्टूडेंट्स इसको ज़रा गौर से देखें क्योंकि इसमें मैं ना सिर्फ बताने वाली हूँ यूएसए स्टूडेंट कैटेगरीज़ के बारे में, बल्कि आपको हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ इस व्लॉग में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और जिन लोगों के पॉइंट्स क्लियर नहीं है कि यूएसए का क्या वीज़ा कैटेगरीज़ होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से वीज़ाज़ होते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ अपने इस व्लॉग में। सो स्टे ट्यून गाइस। अगर वीडियो पसंद आती है सो इसे लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया भर के लोग जो है वो अमेरिका में पढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं, इसलिए कि अमेरिका जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ की पढ़ाई जो है वो दुनिया भर में मानी जाती है। और यही वजह है कि हायर एजुकेशन के लिए हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो अमेरिका जाए और वहाँ की आला तालीम हासिल करें। हम जो लोग अमेरिका आकर तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अमेरिका आना चाहता है उनको यहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। और स्टूडेंट की जो वीज़ा कैटेगरी है वो है एफ़, जे और एम। ये 3 तरह की स्टूडेंट कैटेगरीज़ हैं जिनमें आपको यही कैटेगरी का वीज़ा लेना पड़ता है और इसी वीज़ा के बिहाफ पर जो है वो यहाँ पर आकर आप अपनी स्टडी को हासिल कर सकते हैं। सो ये एफ़ वीज़ा है, जे वीज़ा है और एम वीज़ा है। F1, J1 और M1 वीज़ा होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर आते हैं, और फिर F2, J2 और M2 वीज़ा होता है जो उनके डिपेंडेंट उनके साथ यहाँ पर आते हैं। सो F, J, M जो है वो वीज़ा कैटेगरी है स्टूडेंट्स के लिए। ये टोटल 3 स्टूडेंट कैटेगरीज़ हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे जो कॉमन वीज़ा कैटेगरी है F1 वीज़ा कैटेगरी, जिसमें मोस्टली लोग सारी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपना बैचलर्स करते हैं, अपना मास्टर्स करते हैं, अपनी PhDs करते हैं। सो वो जो है वो F1 वीज़ा कैटेगरी पर आते हैं और ये एक बहुत ही कॉमन वीज़ा कैटेगरी है जो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से अप्लाई करते हैं। F1 वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है जिसमें आप अपनी तालीम यहाँ से आकर हासिल करते हैं अपने ख़र्चे पर। इसमें आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है। ये वीज़ा आपको तब मिलता है जब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। एक बात आप मेरी याद रखें कि F1 हो, J1 हो या M1 हो, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, आपके 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के ग्रेड्स A ग्रेड्स या A+ में हैं, बी में भी हैं, तो तब भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको F1 वीज़ा मिल जाता है। टोटली जो है वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड पर बेस करता है। इसमें ये चीज़ है कि आपको अपनी पढ़ाई स्पॉन्सर करनी पड़ती है खुद से। इसके सारे अखराजात जो हैं वो आपको खुद ही देखने पड़ते हैं। इसकी जो वीज़ा फ़ीस से लेकर और एडमिशन फ़ीस से लेकर और यहाँ पर फिर आना, यहाँ पर रहना, पढ़ाई का ख़र्चा, ये सब आपको खुद ही उठाना पड़ता है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका में पढ़ाई करना तो फिर आप जो है वो ज़रूर F1 वीज़ा अप्लाई करें, यहाँ यूएसए आएँ, अपनी तालीम मुकम्मल करें। F1 वीज़ा में अनफॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप इतनी आसानी से नहीं मिलती। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है F1 में। अगर आप एक बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट हैं और आप जो है वो तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा आगे हैं तो फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको 40 से 50% जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन इनिशियली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है। F1 वीज़ा को हासिल करने के लिए आपको ये बताना पड़ता है अमेरिका आने के लिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपका बैंक बैलेंस है, आप अमेरिका आकर 1 साल तक
2 साल तक जो है आपको इतना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है जिसमें आप उनको ये महसूस करवा सकें कि आप जो है वो तालीम हासिल करेंगे और आपके अकाउंट में आपके पास इतना पैसा है कि आप यहाँ की फ़ीसेस और यहाँ की लिविंग अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको इन बेसिस की बिना पर, एक तो एकेडमिक रिकॉर्ड की बिहाफ पर और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बिहाफ पर, आपको F1 वीज़ा बहुत ही आराम से मिल जाता है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप किसी तरीके से अमेरिका आ जाते हैं F1 वीज़ा लेकर, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिखा देते हैं, आपको बैंक बैलेंस भी दिखा देते हैं, आपके पढ़ाई के रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे होते हैं और आप US आ जाते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप इन कैंपस ऑफ कैंपस जॉब कर सकते हैं, अपना पढ़ाई का ख़र्चा उठा सकते हैं। और वंस जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, सो आपको 12 महीने मिलते हैं आपकी ऑप्शनल ट्रेनिंग के लिए। वो ट्रेनिंग आप करके और आपकी फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुल जाती हैं। सो अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने स्कॉलरशिप भी अप्लाई की है और आपको थोड़ी बहुत अगर स्कॉलरशिप की ग्रांट मिल भी जाती है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ऑल्दो अगर वो $1000 है या $2000 है तब भी ठीक है, क्योंकि उससे आपकी जो अमेरिका आने के बाद जब आप फुली स्कॉलरशिप के लिए भी अगर हाथ पैर मारते हैं तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद देती है और आप एलिजिबल हो जाते हैं 50-40% स्कॉलरशिप हासिल कर। अब बात कर लेते हैं M वीज़ा की, ये जिसे हम M1 वीज़ा कैटेगरी भी कहते हैं। ये भी स्टूडेंट के लिए ही होती है। इस वाली कैटेगरी को बहुत ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करते बिकॉज़ इसके अगर थोड़े से फ़ायदे हैं तो थोड़े नुकसान भी हैं। ये जो M वीज़ा कैटेगरी है, ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, नॉन एकेडमिक होते हैं। इसमें आप सीख सकते हैं मैकेनिकल, टेक्निकल और लैंग्वेजेस के वोकेशनल प्रोग्राम। इसमें इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत थोड़ी होती है, इसके सेमेस्टर बहुत कम होते हैं और इसमें जो आपको I-20 सर्टिफिकेट मिलता है, एडमिशन सर्टिफिकेट, वो सिर्फ 1 साल तक वैलिड हो सकता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीज़ा कैटेगरी में यहाँ पर आएँ और यूनिवर्सिटी में जाएँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। इस वीज़ा में आप यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम यहाँ से हासिल नहीं कर सकते। मैक्सिमम इस वीज़ा में आप 3 साल तक रह सकते हैं, लेकिन आपको हर साल जो है इसकी पिटिशन दोबारा फ़ाइल करनी होती है। बहुत इसकी जो लेंथ है वो बहुत कम होती है और इसकी जो मैक्सिमम मुद्दत होती है वो बस 3 साल तक होती है। इसमें आप यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। सो बहुत सारे लोग जो है वो M वीज़ा इसीलिए कंसिडर नहीं करते। इसमें समटाइम्स आपको टेम्प्रेरी जॉब भी मिल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी मिलती। सो यही रीज़न है कि इस कैटेगरी पर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते और बहुत ज़्यादा लोग इस वीज़ा को कंसिडर नहीं करते। अब बात कर लेते हैं J वीज़ा कैटेगरी की। ये भी एक स्टूडेंट कैटेगरी है जो कि फुली फंडेड होती है गवर्नमेंट ऑफ USA की तरफ से। इसमें सारा का सारा खर्चा जो है वो US की गवर्नमेंट उठाती है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो इसमें आप अपना बैचलर्स, अपने मास्टर्स, अपनी PhD जो है वो मेरिट पर और फुली फंडेड प्रोग्राम के तहत अमेरिका से हासिल कर सकते हैं। इसमें वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, जो हर सब्जेक्ट में जो है वो अपनी मिसाल आप होते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ USA जो है वो ऐसे बच्चों को पूरी दुनिया से पिक करती है और अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो ये गारंटीड वीज़ा होता है जो आपको मिलता है। इसमें आपका GRE स्कोर बहुत मैटर करता है। आपका GRE स्कोर अगर बहुत अच्छा होगा तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप इस स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी के लिए जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपका वो जो GRE का एक्सपेंस है वो भी रीएम्बर्स हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ USA की तरफ से। तो इस बात से भी बेफिक्र रहें, GRE करें, ज़रूर करें, अच्छे स्कोर्स के साथ करें। वंस आपको एडमिशन मिल जाता है तो फिर आप का जो GRE का जो अमाउंट है जो आपने स्पेंड किया होता है आपको वो भी रीएम्बर्स हो जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है आपके डिपेंडेंट्स भी आपके साथ USA आ सकते हैं J2 वीज़ा कैटेगरी में। लिविंग एक्सपेंसेस, आपके खाने पीने के ख़र्चे के एक्सपेंसेस, ये सब के सब जो है वो US की गवर्नमेंट आपके उठाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर इन कैंपस जॉब भी कर सकते हैं अपनी ही फील्ड से रिलेटेड। जिस भी सब्जेक्ट में आप हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, उसी फील्ड से रिलेटेड जो है वो आपको जॉब भी मिल जाती है इन कैंपस। आपका एक्सपोजर और मज़ीद बढ़ जाता है। आपको US सिटीजन्स के साथ जो है वो काम करने का मौका भी मिल जाता है और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। पाकिस्तान से लोग अमेरिका किस तरह से आ सकते हैं, सो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में अमेरिका की फाउंडेशन काम करती है जिसे हम कहते हैं
द यूनाइटेड स्टेट फाउंडेशन इन पाकिस्तान, इसकी एक वेबसाइट है जिससे usefp.org पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको अमेरिका में तालीम हासिल करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी वेबसाइट के थ्रू आप जाकर जो है वो अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, अमेरिका में तालीम हासिल कर सकते हैं। और ये इदारा स्पेशली पाकिस्तान में इसीलिए काम करता है ताकि पाकिस्तान में जितने भी काबिल बच्चे हैं उनको जो है वो अमेरिका भेज सके और तालीम दिलवा सके। राइट नाउ इसमें एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसके तहत आप यूएस आ सकते हैं। आपने सिंपली इस usefp.org की वेबसाइट पर जाकर ख़ुद को इनरोल करना है। आपकी उम्र जो है वो इस प्रोग्राम के लिए 25 साल से कम की होनी चाहिए और आपने जो है वो बस जाकर फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। और अगर आप इसमें क्वालिफ़ाई कर जाते हैं सो यहाँ पर आकर आप पूरा एक सेमेस्टर जो है वो अमेरिका की तरफ से मुफ्त तालीम आपको मिलेगी। इसमें आपको टिकट का ख़र्चा नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपको मंथली जो है वो थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे जिससे आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो राइट नाउ आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं तो आप आकर अमेरिका में पढ़ाई का निज़ाम देख सकते हैं। एक सेमेस्टर तक आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं अमेरिका के तालीमी निज़ाम को। और उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वंस आपका जब वीज़ा लग जाता है अमेरिका का तो फिर अमेरिका दोबारा आना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती, अनलेस कि आप अपना वीज़ा ख़राब ना करें। आप यहाँ पर आएँ, ये वाला सेमेस्टर एंजॉय करें, वापस जाएं, दोबारा अप्लाई करें, दोबारा आएँ और अपना आराम से जो है वो तालीम को कंटिन्यू करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से जो भी बच्चे अमेरिका आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, इसका एक अच्छा खासा कोटा होता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता और ये कोटा जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ाया भी हो जाता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों का नुकसान होता है बल्कि ये नुकसान अमेरिका में भी होता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को भी ये नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि अगर ये जो यूएस की तरफ से फ़ंड्स दिए जाते हैं कि यहाँ के कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने दुनिया भर के काबिल बच्चों को एक छत के नीचे इकट्ठा करना है और अगर यहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऐसे बच्चे ढूंढने में नाकाम हो जाती हैं तो फिर उनको जो फंडिंग हो रही होती है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, वो फंडिंग जो है वो या तो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इस बेस पे कि वो जो है वो बच्चे बुलाने में या वो ग्रांट देने में जो है नाकाम हो जाते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं होता है, पढ़ने वाले इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने अप्लाई कैसे करना है और यूएस कैसे जाना है तालीम के लिए। और इस तरीके के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें आप एक सेमेस्टर फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं, ये तो फिर हर बच्चा ही चाहे वो अफोर्ड कर सकता हो या ना कर सकता हो वो इसमें इनरोल हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इस तरीके के भी प्रोग्राम्स होते हैं और अगर आपके पास पढ़ने वाले बच्चे हैं, तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं तो ये वाले प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर उन बच्चों को दें क्योंकि इसका बहुत अच्छा खासा कोटा होता है जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप क्वालिफाई ना कर सकें। इसमें आइल्स, टोफिल की आपको ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जस्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए या फिर पढ़ने वाले बच्चों को और मज़ीद आगे स्टेप वाइज बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोग्राम दिया जाता है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये वाला प्रोग्राम जो है इसका तस्करा आप ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर करें। कोई ना कोई बच्चा भी अगर इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर जाता है, यूएस आ जाता है तो डेफिनेटली उसकी फिर लाइफ बन जाएगी। एक दूसरा प्रोग्राम है इस वक्त, ये है फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम। ये अच्छा खासा लंबा प्रोग्राम है, 5 साल तक आप इस प्रोग्राम के तहत यूएसए में रह सकते हैं, यहाँ पर टीचिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इसमें आप अगर इनरोल हो जाते हैं, इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप आराम से 5 साल तक यहाँ पर आकर टीचिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हाँ, इस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सिंपल है। आपको पाकिस्तानी नेशनल होना है, डुअल सिटीजनशिप इसमें नहीं चलेगी। आप पाकिस्तान में मौजूद हों प्रोसेस के टाइम पर, आप यंग हो, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो, आप करंटली कहीं ना कहीं पर टीचिंग कर रहे हों और इसमें इंग्लिश आना आपको मस्ट है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, बोलना, लिखना, पढ़ना, तो फिर आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। और अच्छा, usefp.org की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम। ये वही प्रोग्राम है जिसकी मैंने अभी J1 वीज़ा कैटेगरी में बात की है। ये
गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की तरफ से फुली फंडेड डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसमें आप अपना मास्टर्स, अपनी पीएचडी यहाँ से आकर टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आप क्वालिफाई करते हैं इस प्रोग्राम में, तो फिर इसका सारा का सारा खर्चा जो है वो यूएस की गवर्नमेंट उठाती है। इस प्रोग्राम में बस एक चीज़ ये है कि जब आप इसको मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है। अगर आप किसी बैचलर्स के प्रोग्राम में यहाँ पर आए हैं तो 2 साल अगर आपने यहाँ बैचलर्स किया है तो पाकिस्तान जाकर आपको अपनी जो होम कंट्री है वहाँ पर 2 साल ही स्पेंड करने पड़ेंगे। और अगर आपने पीएचडी किया है, आपका 4-5 साल का प्रोग्राम है, तो फिर जितना अरसा आप यूएस में गुजारते हैं उतना ही अरसा आपको अपने होम कंट्री में गुजारना होता है। यही इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। और इस डिग्री प्रोग्राम में आपका जो सिलेक्शन होता है वो टोटली मेरिट के बेस पर होता है और आपके जीआरई स्कोर के बेस पर होता है। इसमें आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसमें आपको 3 रेफरेंस लेटर्स दरकार होते हैं, इसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है उसकी तमाम डिग्रीज़ जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से। सारी की सारी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपकी ओरिजिनली स्कैन होनी चाहिए, कॉपी इसमें नहीं चलती। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाली हूँ रिक्वायरमेंट प्रोसेस, जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा एडमिशन F1, J1, M1 वीज़ा से पहले जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं, तो ये आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है वो स्लाइटली डिफरेंट है पाकिस्तान से। हमारा जो मैट्रिक होता है वो यहाँ का मैट्रिक नहीं होता है, यहाँ पर होता है हाई स्कूल, विच इज़ 12th ग्रेड तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मिलता है यहाँ का हाई स्कूल डिप्लोमा, जिसे हमारा इंटर कहते हैं। इसके बाद होता है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है हमारा MSc BSc, और उसके बाद यहाँ पे होते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है हमारे MA BSc, और उसके बाद होता है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट जो होती है हमारी PhD। और सबसे नंबर 1 चीज़ जो अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए ज़रूरी है वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, अगर आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन आप सिर्फ किसी सब्जेक्ट में बस पढ़ाई में अच्छे हैं, किसी मैथ्स में अच्छे हैं, तो उस बिहाफ पर आपको कभी भी अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको इंग्लिश बोलनी, पढ़नी, लिखनी आनी ही चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी नहीं होगी तो आपको अमेरिका में किसी भी बिहाफ पर, किसी भी इदारे में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है वो आइल्स और टोफल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, आप किसी भी किस्म की कैटेगरी के लिए, स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी के लिए आप USA में क्वालिफाई नहीं होंगे। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना आइल्स और टोफल करें। अगर आपका आइल्स और टोफल में स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर आपको एडमिशन जो आपके मिलने के चांसेस है वो फिर बहुत कम हो जाते हैं। आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ रहे हैं तो इसके लिए फिर SAT और ACT आपसे मांगते हैं, जो आपको लाजमी देना होता है। उसमें आपके स्कोर अच्छे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर किसी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ रहे हैं तो फिर आपका GRE और GME जो है उसमें भी स्कोरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सबसे जो पहला स्टेप होता है, जिसका जो प्रोसेस शुरू होता है, वो होता है आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज एडमिशन का। एडमिशन के लिए जो है किसी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आपको SOP लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये बहुत 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 ज़रूरी होता है। इससे इसी बिहाफ पर जो है वो आपके एडमिशन के चांसेस जो है वो 100% हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं, 80% हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग सा SOP लिखना है। आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा किसी यूनिवर्सिटी में, आप US नहीं आ सकते। आपने US आने का फॉर्म ही तब भरना है जब आप यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाएंगे। सो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एडमिशन लेना, किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाना। जब वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, यानी कि आप यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी सर्च करें और फिर उनकी वेबसाइट पर जाकर आप जो भी अपने लिए प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है आप उस प्रोग्राम में ख़ुद को इनरोल करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको I-20 का एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे आप उस स्लिप भी कह सकते हैं, एडमिशन स्लिप। उस स्लिप के बिहाफ पर फिर आप जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसे हम DS 160 कहते हैं।
उसके बाद आपका बेसिकली प्रोसेस जो है वो शुरू होता है अमेरिका आने का। जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, फिर आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाती है, तो वो जो है आपको फिर लेकर जो आपको I-20 का एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे एडमिशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो लेकर आपको फिर अपने साथ जाना होता है। दोनों की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं, जो वीज़ा फ़ीस होती है DS 160 फॉर्म की, वो 160 होती है, और जो आपकी सर्विस फ़ीस होती है, जो आपको इंटरव्यू से पहले भरनी पड़ती है जाने के लिए, जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, तो वो 350 होती है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो यूनिवर्सिटीज़ की होती है, जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे फ़ीस मांगती हैं $50-60, कुछ नहीं भी मांगती लेकिन मोस्टली मांगती हैं, तो वो फ़ीस आपको पे करनी होती है। और उसके साथ साथ आपको वो सारी स्लिप और सर्टिफिकेट एडमिशन के अपने साथ इंटरव्यू पे लेकर जाने होते हैं। वंस आपका हर चीज़ क्लियर हो जाता है, तो फिर जो है वो आपको US आना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके HEC से अटेस्टेड होने चाहिए, आपकी वीज़ा फ़ीस भरी होनी चाहिए, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भरी होनी चाहिए, आपके पास I-20 का फॉर्म या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको यूनिवर्सिटी वाले देते हैं। आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, इसकी कोई भी फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं होती, ना कॉलेज फ़ीस रिफ़ंडेबल होती है, ना DS 160 की रिफ़ंडेबल होती है, ना ही आपकी सर्विस फ़ीस रिफ़ंडेबल होती है। अच्छा, एडमिशन के टाइम पर आपने यूनिवर्सिटी का जो इंतखाब करना है वो स्टेट और ट्यूशन फ़ीस के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप किसी महंगी स्टेट में जाएंगे, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गया, मिसिसिपी हो गया, मैसाचुसेट्स हो गया, और आपका कनेक्टिकट हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, न्यू जर्सी हो गया, तो फिर इन स्टेट्स में इन यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लिमिटेड बजट के साथ आ रहे हैं, तो फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ जो है वो किसी ऐसे स्टेट में देखनी है जहाँ का उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कम हो, और उसी स्टेट का जो लिविंग कॉस्ट है वो भी कम हो। सो इसके अकॉर्डिंग आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। इसमें टेक्सास है, फ्लोरिडा है, आर्कनसास है, नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, नॉर्थ डकोटा है, एरिज़ोना है, फ्लोरिडा है। इन स्टेट्स में आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत कम होता है, और इसके जो इवन लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बहुत थोड़े होते हैं। सो आपने इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और 4-5 बातें जो बहुत ज़्यादा अहम हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको इग्नोर करते हैं, उस पर आप ज़रा गौर करिएगा। अपनी प्रोफाइल आपने ख़राब नहीं करनी है, जल्दबाजी में आपने अप्लाई नहीं करना है फ़ौरन ही किसी भी वीज़ा की कैटेगरी के लिए। आपने पूरा होमवर्क करना है, देखना है कि आप किस क्राइटेरिया में क्वालिफाई करते हैं, तब कहीं जाकर आप अपनी एप्लीकेशन डालें, क्योंकि जो रिजेक्शन होती है वो फिर बाद में आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाती है। तो कोशिश करें कि पहली ही दफ़ा में बहुत स्ट्रांगली जो है वो आप अपने केस को परस्यू करें। दूसरी बात ये कि आप जो भी कुछ सर्च करते हैं, अगर आप प्लान करें US आने का और पढ़ाई करने का, या वैसे भी किसी और वीज़ा कैटेगरी में, तो आप जो चीज़ अप्लाई करते हैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने फ़ोन में, वो IP एड्रेस के थ्रू आप जब इंटरव्यू करने जाते हैं, एम्बेसी वालों को सब कुछ पता होता है। आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी कुछ सर्च करते हैं, ये अमेरिका है, अमेरिका के पास बहुत शदीद टेक्नोलॉजी है। आप जो भी कुछ सर्च करते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने इंटरव्यू में पास होते हैं या नहीं होते, क्योंकि जो चीज़ें आप सर्च करते हैं वो उनको पता होती है। आया आप सर्च करते हैं, आप स्टडी के लिए रहें, लेकिन आप ये सर्च करें कि मुझे जॉब कैसे मिले। अगर आप किसी और वीज़ा पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में कुछ और सर्च कर रहे हैं, तो वो जो सर्च इंजन की आपकी चीज़ें होती हैं वो US वालों को पता होती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप US आने का इरादा रखते हैं तो फिर इस तरीके की कोई हरकत नहीं करनी है, अपनी प्रोफाइल नहीं ख़राब करनी है। आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो, उन पे आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो US को, US एम्बेसी को, आपका जब इंटरव्यू होता है उनको सब कुछ मालूम होता है और हर चीज़ उनके रिकॉर्ड में होती है। सो बस इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक चीज़ और, किसी ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, बहुत जो काबिल कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं, उनके बहुत अच्छे लिंक्स होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं अगर आप उनकी फ़ीस वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर वो भी आपको एक अफोर्डेबल अमाउंट में अच्छी सी कंसल्टेशन दे देते हैं, तो फिर मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाएँ, वरना ये काम आप खैर खुद भी कर सकते हैं। इतनी गर्मी और धूप में और इतने गर्म मौसम में मैंने ये व्लॉग बनाया है, तो लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, वीडियो को शेयर करना बनता है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।